everyone, welcome back to my YouTube channel NORCET RN. I hope you all are doing well. और बेटा एग्जाम की डेट जो है अनाउंस तो हो ही चुकी थी, अब फॉर्म भी रिलीज हो गए हैं. आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप डेफिनेटली कर लिया होगा नॉर्सेट 10 के लिए. और एग्जाम की जो प्लानिंग प्रिपरेशन है वो बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि हमें इस बार तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करना है और कैसे भी करके इस बार अपना ड्रीम हॉस्पिटल में जॉब लेनी है नर्सिंग ऑफिसर की. तो क्या आप रेडी हैं इस ड्रीम जॉब के लिए? तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 40 डेज स्ट्रैटेजी फॉर नॉर्सेट 10. अगर तुम नॉर्सेट 10 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो देखो, मुझे पता है कि आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पे आपको बताया जा रहा होगा नॉर्सेट कैसे क्रैक किया जाता है, लेकिन दिस स्ट्रैटेजी इज विद माई ट्रू एक्सपीरियंस. जो मैंने अपने नॉर्सेट के टाइम फेज, जो मेरा नॉर्सेट प्रिपरेशन का जो फेज था, उस टाइम पे मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें माइंड में रखने हैं. देखो, हर चीज़ तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन फिर भी वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है अगर आप चाहते हो नॉर्सेट 10 क्रैक करो और आप भी मेरी तरह 1 लाख पर मंथ की सैलरी अर्न करो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा एग्जाम है दैट इज ऑफ प्री एग्जाम, वो हमारा होने वाला है 11 अप्रैल 2026. तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको प्री के बारे में बताने आई हूँ, मेंस के बारे में नहीं. मेंस का हम एग्जाम तब प्रिपेयर करेंगे, पहले अभी हमारा फोकस कहाँ है, प्री के लिए. खैर, आधी से ज्यादा प्रिपरेशन मेंस की आपकी प्री एग्जाम के टाइम पे ही हो जाएगी. तो एग्जाम हमारे पास 11 अप्रैल को है, और अगर मैं 1 मार्च से काउंट करूं तो वी हैव ऑलमोस्ट 40 डेज लेफ्ट फॉर दिस एग्जाम. तो तैयारी करते हैं फटाफट से, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. तो सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं. क्या इससे पहले आपने नॉर्सेट का एग्जाम दिया था और आप उस नॉर्सेट के एग्जाम में प्री को क्वालिफाई कर गए थे, बट किसी रीजन की वजह से मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए? क्या आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? या फिर आज तक आपने नॉर्सेट का एग्जाम दिया तो है लेकिन उसमें क्वालिफाइड नहीं हुए? या फिर आप पहली बार जीवन में अपने नॉर्सेट का एग्जाम देने वाले हैं, यानी आप फ्रेशर्स हैं? तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी है. तो पहले मैं उन लोगों की बात करती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्जाम को क्वालिफाई पहले भी कर रखा है. तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ चीजें आती हैं. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, नील बट्टा सन्नाटा, ऐसा नहीं है. आपको कुछ ना कुछ चीजें आती हैं, आपने कुछ ना कुछ नॉलेज है आपके पास, जो आपके पास है अभी, और आपको बस उसे और बूस्ट करना है और उसको एक सही डायरेक्शन देनी है, सो दैट इस बार आपका मेंस भी निकल जाए. यस. तो करना क्या है, आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने होंगे जो आपने प्रीवियस टाइम पे, अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, लास्ट टाइम जो भी बनाए होंगे वो आपके पास नोट्स होंगे. तो आपको उसे वापस से फ्रेश नोट्स दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. अगर आप कोई भी क्लासेस या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि भाई मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिली है, तो उस एक्स्ट्रा चीज़ को सेम नोट्स पे आपको क्या करना है, कॉपी करना है. नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट. हो सकता है कि ये वो रीजन था जिसकी वजह से मेंस में कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक गया. तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. ये मैं उन फ्रेशर्स को भी बोल रही हूँ जो सुन रहे हैं, ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट. अब जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास ना 2 टाइप के सब्जेक्ट्स आएंगे. एक ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो इजी सब्जेक्ट्स होंगे, जिनको आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, फटाफट पढ़ सकते हैं, चीज़ें समझ आ जाती हैं बहुत आराम से. लाइक मैं बोलूँ आपसे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, उसकी जो चीज़ें हैं वो हमने 4 साल क्लिनिकल एक्सपीरियंस में वही सारी चीज़ें की हैं. तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमारे बिल्कुल टिप्स पे होता है, वो हमें बहुत ईजी लगता है. इसी तरह आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं. लाइक मैं आपको बोलूँगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसके कुछ पोर्शंस ईजी हैं, कुछ पोर्शंस में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट ओवरऑल जो कम्युनिटी है वो ईजी लगती है. इसी तरह मैं आपको साइकेट्रिक या पीडियाट्रिक्स बोलूं तो पीडियाट्रिक्स नो डाउट टफ पोर्शन है, साइकेट्रिक थोड़ा बहुत इजी लगता है, सोशियोलॉजी इजी लगती है, कम्युनिकेशन वाली चीज़ें इजी लगती हैं. अब आप रिसर्च और मैनेजमेंट की बात करोगे तो मेरे लिए तो भैया इजी लगता था मेरे को वो सब्जेक्ट, आपका अलग हो सकता है. तो पहले एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इजी हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए टफ हैं. अब जो टफ सब्जेक्ट, देखो इजी सब्जेक्ट्स आ जाएगा तुम्हें, लेकिन ज्यादा अटेंशन कहाँ देनी है आपको, टफ सब्जेक्ट्स पे जो आपको नहीं आता है. लाइक अगर मैं बोलूँ आपको पीडियाट्रिक्स नहीं आ रही है, आपको ड्रग कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट है और वो आना चाहिए आपको. तो हर एक बंदे के लिए ये चीज वेरी कर सकती है. तो जो भी आपके हिसाब से है, इजी सब्जेक्ट्स, टफ सब्जेक्ट्स. अब इजी सब्जेक्ट्स वो वाले हैं जो तुम बड़े आराम से कर लोगे, तो तुम्हें उसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. आपको ज्यादा टाइम कहाँ देना है, टफ सब्जेक्ट्स पे. अब देखो, जो आपको बिल्कुल ही हार्डेस्ट लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये 40 दिन में ना मैं चाहे कितना भी नाक रगड़ लूं, मुझसे ना ये वाला सब्जेक्ट तो नहीं होने वाला है, तो बेटर है
उसको छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से करो। अब एक चीज नहीं आती उसमें तुम 40 घंटे वेस्ट कर रहे हो, अपने 40 दिन वेस्ट कर रहे हो, उससे बेटर है जो तुम्हें आती है उसको और ज्यादा एनहांस करो, उसको और ज्यादा पढ़ो। MCQ प्रैक्टिस इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हो सकता है इस वजह से आपका मेंस में सिलेक्शन रह गया हो, इस वजह से आप सिलेक्शन में रुक जाओ, तो MCQ प्रैक्टिस इज मस्ट। सिर्फ एक बुक, सिंगल बुक रेफर करनी है MCQ प्रैक्टिस के लिए। देखो यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्वालिटी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट नॉट क्वांटिटी वाइज। सारे लोगों को लगता है दीदी पूछते हैं कि हमें ना नॉर्सेट क्रैक करना है, हम क्या करें, हम 5000 क्वेश्चन करें, हम 10,000 क्वेश्चन करें। अरे भाई क्वांटिटी मैटर नहीं करती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्वालिटी मैटर करती है। तुम सिर्फ और सिर्फ 1000 क्वेश्चन भी करो, लेकिन वो 1000 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हो जिससे तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, तुम्हें सारे कंसेप्ट आंखों के सामने आ जाए। ऐसे वाले क्वेश्चंस को तुम्हें करना इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस। तो मेक श्योर जो भी बुक रेफर करो उसमें ऐसे क्वेश्चंस हो कि तुमने मान लो एक टॉपिक पढ़ा, फिर तुमने उसके क्वेश्चन करे तो तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे ये टॉपिक बिल्कुल 100% आ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। मेक अ सर्कल और क्रॉस द क्वेश्चन दैट वाज टफ। अब ऐसा क्वेश्चन मान लो कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारी MCQ की बुक है, ऐसे कोई क्वेश्चन आया जो मुझे नहीं आया पहली बार में, उस पर सर्कल बना दो या क्रॉस कर दो। या फिर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत ज्यादा टफ लग रहा था मुझे, उस पर क्रॉस कर दो। ये क्यों करना है तुम्हें? क्योंकि जब हम वापस से अपनी रिवीजन करेंगे, जब हम वापस अपनी किताब खोलेंगे, तो हम उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे दोबारा से जो हमें आता था, टाइम वेस्टिंग होगी वो। हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसपे हमने रेड कलर से मार्क कर रखा है कि ये मेरे से पहली बार में नहीं हुआ था, एक बार उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर तुमने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है तो डेफिनेटली एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जिसके अच्छे रिव्यूज हों, जिसके अच्छे, तुमने अपने सीनियर से पूछो, अपने क्लासमेट से पूछो, जो अच्छे रिव्यूज वाले टेस्ट सीरीज हैं, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो इस एग्जाम के लिए। ठीक है। कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना, अब जैसे पता है एम्स के अंदर -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो भैया नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं तुक्केबाजी तो बिल्कुल नहीं करके आ सकती हूँ। तो टाइम बॉम्ब प्रैक्टिस करो। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन लेकर बैठे हो, कोई बुक लेकर बैठे हो, टाइमर लगाओ कि मेरे को 2 घंटे के अंदर मेरे को इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कभी भी बुक खोलकर बैठ गए हो। टाइम बाउंड करो कि टाइमर स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट फटाफट कितने क्वेश्चंस में कर पा रही हूँ और सही कर पा रही हूँ, ये तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। डू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, इट विल श्योरली हैव। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है पहली बार हमने क्वेश्चन पढ़ा और उससे कुछ और समझा और आंसर टिक करके आ गए, गलत हो जाता है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम आराम से पढ़ो और हो सके तो 2 बार पढ़ो, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले कि भैया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे। इफ नॉट श्योर नेवर मार्क द आंसर। कोई तुक्केबाजी नहीं करनी है। तुम 99% श्योर हो ना, फिर भी उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, दोबारा आके देखो। अब अगर तुम्हें लगता है 100% श्योर यही आंसर है तो टिक करो। तुक्केबाजी नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में रैंक बहुत पीछे चली जाती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उनके लिए मैं बता दूं, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले अपना एक प्रॉपर रोड मैप बना लो कि मुझे सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। और कंसेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है, देखो अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, एक ऐसा बच्चा जो पहली बार नॉर्सेट प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने आप से सेल्फ स्टडी से भी क्या कर सकता है, इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। मैं अगर बताऊं तो मैंने भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में, आफ्टर कंप्लीटिंग माय BSc नर्सिंग फ्रॉम एम्स दिल्ली, आई हैव क्रैक्ड माय नॉर्सेट एग्जाम विद ऑल इंडिया रैंक 179 विदाउट एनी कोचिंग इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वो इसलिए क्योंकि भैया बेसिक स्ट्रॉन्ग थे, क्लिनिकल नॉलेज थी, इसलिए। लेकिन अगर तुम्हारी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें लगता है तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं रिकमेंड करूंगी डेफिनेटली एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। ऑफलाइन नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है। और तुम्हारे पास यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से तुम फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाई कर सकते हो, अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अब मैं पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है। मैं एक बार पैटर्न बता देती हूँ। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन प्री एग्जाम में आते हैं, 90 मिनट का टाइम, 1.5 घंटे का टाइम होता है। 5 स्लॉट होते हैं, हर एक स्लॉट में 20 क्वेश्चन होते हैं, 18 मिनट का टाइम होता है। याद रखना, एक बार 18 मिनट बीत गए तो वो 20 क्वेश्चन वापस आपकी आंखों के सामने नहीं आएंगे, वो चले जाएंगे एक बार में। 4 स्लॉट्स तो नर्सिंग के होते हैं और 1 स्लॉट होता है नॉन नर्सिंग पार्ट। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी चाहता है कि ये जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट है, दैट इज योर रीजनिंग पोर्शन एंड जीके पोर्शन, अगर आप चाहते हो कि मैं वो सारी की सारी क्लासेस टॉपिक वाइज इसी यूट्यूब चैनल पे करवाऊं, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं पिछले 3-4 सालों से
बच्चों को ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नर्सिंग टू नॉर्सेट पे बच्चों को करवा रही हूँ। तो अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तभी। नंबर 2, मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर 160 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट्स का टाइम होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। यहाँ पे 4 स्लॉट्स होते हैं, हर एक स्लॉट में 40 क्वेश्चन होते हैं और एक स्लॉट को करने के लिए 45 मिनट्स। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग पार्ट आता है, नॉन नर्सिंग पार्ट नहीं आता है, वो सिर्फ प्री में आता है। प्री क्वालिफाई करोगे देन आपको मेंस आता है और मेंस में क्वालिफाई करोगे तो आप बन गए नर्सिंग ऑफिसर। अपना टाइम शेड्यूल खुद बनाओ, किसी और पे रिलाई मत करो, खुद अपने हिसाब से कि जो भी तुम्हारा रूटीन है, मुझे इतने बजे उठना है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें तुम्हें खुद प्रिपेयर करना है। मिनिमम 8 से 10 घंटे ये मिनिमम है, इतना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा अगर तुम इस टाइम पे नॉर्सेट क्रैक करना चाहते हो, जहां कंपटीशन नो डाउट बहुत ज्यादा है। फॉलो योर स्टैंडर्ड बुक्स। देखो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो जरूर करना है। अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, तुम अच्छा खासा स्टडी में टाइम दे पा रहे हो और तुम बुक अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो जो भी तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक है, लाइक जेबी शर्मा है आपकी, पॉटर एंड बैरियर, रिम्पल शर्मा, ब्रोडर सिद्धांत है, सुधार्थ शिवानी है जो आपकी सेक्रेटरी की, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि नहीं इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सारी बड़ी बड़ी किताबों को पढूं, इतने सारी चीज़ें पढूं, तो तुम एनक्लेक्स की जो थ्योरी वाली बुक आती है, दैट इज सॉन्डर्स की बुक, जिसमें टॉपिक वाइज थ्योरी होती है हर एक सब्जेक्ट की, आप वो यहाँ पे रेफर कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको केस सिनारियो जो होते हैं वो वाले करने हैं, उसके लिए आपके पास एनक्लेक्स की अगेन मॉसबी भी आती है। तो एमसीक्यू करनी है आपको टॉपिक वाइज, कोई भी एक किताब ले लो, लाइक पीआर यादव ले सकते हो, टर्निंग पॉइंट ले सकते हो, टारगेट हाई ले सकते हो, मॉसबी ले सकते हो, लिपिनकॉट ले सकते हो, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगी एक ही किताब को तुम्हें पढ़ना है अच्छे से। 1000 किताब एक बार पढ़ोगे कोई यूज नहीं है, एक किताब को 1000 बार पढ़ोगे, मैं कह रही हूँ डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे पास ना टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 2551, 2551 सीट बोले तो 2551 सीट्स हैं, लेकिन मेरे को कितनी सीट्स चाहिए, सिर्फ एक सीट चाहिए। उस एक सीट के लिए मेहनत कर लो और किसी तरह इस साल अपना सिलेक्शन ले लो, क्योंकि तुम्हारे सिलेक्शन से सिर्फ तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे पूरे आसपास जितने भी लोग तुमसे एसोसिएटेड हैं उन सभी की लाइफ बहुत ही सुंदर बन जाएगी, ऐसा मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो और फटाफट अपना सिलेक्शन लो। एज ए नर्सिंग ऑफिसर बोलते हुए मजा आता है कि हाँ भाई मैं भी नर्सिंग ऑफिसर हूँ। ओके देन, बाय बाय।